हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी की डेली की उसकी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी 8 बजे हमारे चैनल पर जैसा कि वादा था 10 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, ठीक है। वहां पर आप लोगों को 10 क्वेश्चन देख सकते हैं और उनको तुरंत सॉल्व करिएगा, ठीक है। आज हम लोग अपनी इस क्लास में उन 10 क्वेश्चन का शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, ठीक है। यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला विकल्प है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और विधि आयोग। इन चारों में से यह बताना है कि उच्चतम न्यायालयों में अगर न्यायाधीशों की संख्या तो जजों की संख्या उसमें वृद्धि करनी है तो वह शक्ति वह पावर किसके पास निहित है, यह इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी रिसेंट में 2019 में संसद के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लेके आया गया था, ठीक है। एक विधि लेकर के आई गई थी, संसद ने विधि पारित की थी। उस विधि के अंतर्गत क्या किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है वो 31 से बढ़ा करके 34 कर दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि सीजीआई इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं जिसमें कि सीजीआई इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग करंट अफेयर्स समझ रहे होंगे, करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, तो आप लोग यहाँ पर गेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि चूंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था तो वो पार्लियामेंट की अधिकार क्षेत्र में यह बात आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पार्लियामेंट, संसद। अच्छा, सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, ठीक है। पहला कथन क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, ये स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। अब एक बात समझिएगा, आप लोगों को पता होगा कि जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है और इसके जो सदस्य होते हैं उनको पुनः नियुक्ति के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह एक परामर्शदात्री संगठन है, ठीक है, निकाय है जो सरकार को सिर्फ परामर्श दे सकता है। इसकी सलाह, इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो जिन दोस्तों ने दूसरा सही मारा हुआ है वो एक बात समझेंगे। आप लोगों को अब करना क्या होगा, आप लोगों को तुरंत करना होगा क्या, बेसिक पॉलिटी की बुक खोलिए, लक्ष्मीकांत या जहां से भी आपने पढ़ी है, वहां पर वित्त आयोग का जो चैप्टर है जो कि 2 से 3 पेज में दिया होगा, वहां पर जो इसके प्रोविजंस है उसको जल्दी से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, जिन दोस्तों का गलत हुआ है यहाँ पर उन लोगों ने क्लिक कर दिए, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं किंतु वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर हमारे क्विज में देख सकते हैं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि हर्ष के राज्य के, ये हर्ष मुझे लगता है हर्षवर्धन की बात कर रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हर्ष के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, ठीक है। पहला कथन है यह थानेसर का शासक था, दूसरा है कि उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, इस बारे में मैं श्योर हूं, ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है कि वो थानेसर का शासक था, तो थानेसर हरियाणा, जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है थानेसर, वहां पर ये शासक था। इसने अपने शासन को नॉर्थ के वहां से लेकर के नर्मदा नदी के साउथ तक अपने शासन को बढ़ाया हुआ था, ठीक है। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ये शासन किया था इसने करीब 650 एडी से लेकर के 700 एडी के अराउंड में इसका शासन वहां पर चला था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझनी दोस्तों, थानेसर का शासक था यह कथन सत्य है, लेकिन उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी, उसकी राजधानी थी कन्नौज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा 1, लेकिन मैं एक बार गलत आंसर टिक कर देता हूँ, देखता हूँ कि बाकी लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया कि पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है और इसका आंसर ऊपर देखिए आ गया है, लिखा है कि हर्ष हरियाणा स्थित थानेसर का शासक था, हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, यहां से उसने चारों और अपना प्रभुत्व फैलाया था, ठीक है। तो ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता होगा इसने बाद में क्या किया था कि महायाना बौद्ध धर्म जो है उसको स्वीकार किया था और उसका प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था, ठीक है। वली अहद के बारे में यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार अगर गेस किया जाए, ठीक है, तो 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। एक है सेनापति, राजमिस्त्री, कारागार विभाग का अध्यक्ष और उत्तराधिकारी, ठीक है। तो कमांडर, राजमिस्त्री, हेड ऑफ द प्रिजन डिपार्टमेंट और सक्सेसर, इन चारों में से आप लोगों को बताना कि वली अहमद किसको कहा जाता होगा। तो आप लोग देखते कभी कभी बहुत सारे लोग अपने नामों में वली शब्द का प्रयोग करते भी हैं, ठीक है।
तो मैं इन चारों के आधार पर मुझे जो गेस लगता है मैं करता हूँ उत्तराधिकारी, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर सही दिया हुआ है, उत्तराधिकारी शब्द को ही वली अहद के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता है, आप लोग शॉर्ट नोट्स में तुरंत लिखिए कि वली अहद और उसके आगे लिखिए उत्तराधिकारी या सक्सेसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ये यूपीपीसीएस का साइंस एंड टेक का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर कौन कौन से, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहला दिया आर्सेनिक, जर्मेनियम, असीमियम और रेडियम। तो जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक बात समझिएगा, किसी भी ट्रांजिस्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और जो नॉन कंडक्टर चीजें होती है उनके बीच का एक धातु होता है, ठीक है। तो जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, यह प्रश्न दिया हुआ है। 4 विकल्प है, शिक्षा, चिकित्सकीय देखभाल, प्रशिक्षण और सिंचाई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात समझिएगा, कह रहा है कि मानव पूंजी के निर्माण पर, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाल रहा हो। तो आपको पता होगा शिक्षा जो होती है वो मानव पूंजी के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। चिकित्सकीय देखभाल, अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसका जो मानव श्रम है वो बहुत ज्यादा होगा। प्रशिक्षण, अगर उसको कौशल प्रशिक्षण मिलता है तो वो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, तो इस यहाँ पर भी मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। लेकिन सिंचाई जो है दोस्तों वो कृषि के संदर्भ में होता है और यह मानव पूंजी पर प्रत्यक्षता प्रभाव नहीं डालता है। देखिए प्रभाव पड़ता होगा, इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता होगा कहीं ना कहीं से, कि सिंचाई से कृषि हो रही है तो कृषि से जो खाना बन रहा है वो व्यक्ति खा रहा है तो व्यक्ति तंदुरुस्त हो रहा है, वो इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन डायरेक्टली प्रभाव सिंचाई का नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। 4 विकल्प है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की बात कर रहा है और आप लोगों को पता होगा कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इनके क्षेत्र शामिल होते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब आप इस क्वेश्चन के ना जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर जो बल्ब आइकन बनता है उस बल्ब आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, ठीक है। 4 विकल्प है, धारवाड़, विंध्य, गोंडवाना और टर्शरी। तो आप लोग सभी जानते हैं ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स में ये सब क्वेश्चन दिए रहते हैं, वहां पर क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला कहां से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर यहां पर हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 4 विकल्प है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो अगर मैं गैस खेलूँ यहाँ पर तो मैं गैस क्या जाऊँगा, मैं जाऊँगा उड़ीसा। उड़ीसा क्यों जाऊँगा, मुझे याद आ रहा है कि उड़ीसा जब महिला हॉकी टीम भारत ओलंपिक में जब आई थी वापस, ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने बहुत सारे उनको सम्मानित किया था, ठीक है। स्पेशली उड़ीसा गवर्नमेंट शायद महिला हॉकी टीम की स्पॉन्सर भी थी, तो मुझे लगता है कि उड़ीसा होना चाहिए इस वजह से, और मैं इसलिए उड़ीसा को टिक करता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए दरअसल जो वहाँ पटनायक सरकार है, ठीक है, बिजू पटनायक या नवीन पटनायक जो सरकार है वहाँ पर, उन लोगों ने हॉकी को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया था ओलंपिक में, इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर उड़ीसा हो सकता है, ठीक है। और यही तरीका होता है गेस करने का, ताकि आपको अगर कुछ ना पता हो और जो चीज़ें पता हो उसके आधार पर आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को, ठीक है। 4 विकल्प है, व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि और भृगु। तो उड़ीसा उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है वो मनाया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा को, ठीक है। आषाढ़ मास का जो पूर्णिमा होता है, हिंदी मास में 12 मास, हिंदी पंचांग के अनुसार जो 12 मास होते हैं, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद जो भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उनके अनुसार जो है गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है, और मुझे लगता है कि यह वेद व्यास या वशिष्ठ, वेद व्यास के लिए मनाया जाता होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं लोग यहाँ पर आंसर। हाँ देखिए लिखा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था, और इसी दिन गुरु पूजा का विधान है, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है वो व्यास जी के जन्मदिन को समर्पित है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, ठीक है, वेद व्यास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसे हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किए गए हैं और इन 10 क्वेश्चन के सहारे आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जिन दोस्तों को, ये बात समझिएगा दोस्तों, जिन दोस्तों को बार बार प्रीलिम्स में समस्या आ रही है, प्रीलिम्स उनके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है, वो लोग अगर इन क्वेश्चंस को नियमित अभ्यास करेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि उनको एक रेगुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आदत बढ़ेगी, जिससे कि जो तनाव है एग्जाम के दिन का वो तनाव कम होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को डेली 8 से 9 के बीच में इस क्विज को अटेम्प्ट करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग इन क्विज के साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं 8840751912। इस नंबर पर हम लोग मैसेज करिए। यूपीएससी का और यूपीएससी का दोनों की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो दोनों टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करके अपनी जो इन प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चन को, इनको अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेस्ट में। ठीक है, आज हम लोग का यूपीएससी का और यूपीपीएससी का दोनों का लाइव टेस्ट हुआ था। ठीक है, हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं प्रीलिम्स का वो लाइव होता है, गूगल मीट के थ्रू होता है, जहां पर इन्विजिलेटर बैठे होते हैं, टीम बैठी होती है और बाकी जो अन्य स्टूडेंट होते हैं वो बैठ करके अपने घर पर टेस्ट दे रहे होते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि एग्जाम को एग्जाम टेम्परामेंट के साथ 2 घंटे का जो प्रेशर होता है उसके साथ देने की आदत आप लोगों की बनती है और ये एग्जाम के दिन बहुत आप लोगों को लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्विज के साथ। चलते हैं दोस्तों, अभी जय हिंद जय भारत।